Hello dear students, my name is Ankit Kumar. Welcome you all my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss the remaining question of the ISRO Technical Assistant exam. Okay, that was held on 11th February. So the next question is our question number 61. Okay, and the earlier question I have discussed in the another video. So this video is going to be part number 4. Okay, if you don't watch the previous video, please go and watch this video. Okay, I have discussed the previous question till question number 60. Now the question number 61 is, a voltage regulator gives 5 volt output when 10 volt is applied to input. Okay, what is the input current when the load current of 0.75 ampere flows, assuming an efficiency of 75%? ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक रेगुलेटर है की हेल्प से हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलता है, जबकि हम इनपुट पे 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं. ओके, और यहाँ पे हमें इनपुट करंट पता करना है कब, जब लोड करंट हमारा 0.75 एम्पेयर है और एक एफिशिएंसी दिया हुआ है. मतलब जो हमारा आउटपुट का पावर है, एफिशिएंसी मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर, आउटपुट का जो पावर है वो कहते हैं 0.75 इनपुट पावर. ठीक, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है. ठीक, इस एफिशिएंसी के हेल्प से हमें ये मालूम चला कि आउटपुट पे पावर कितना है, इनपुट का 0.75 है. तो क्या पता करना है कि इनपुट करंट कितना है. ओके, तो आउटपुट पे लिख सकते हैं वी आउटपुट इंटू आई आउट इक्वल टू 0.75 वी इनपुट इंटू आई इनपुट. ओके, आउटपुट पे भी देखो मालूम हमें कि 5 वोल्ट मिल रहा है. ये क्वेश्चन में गिवन है कि आउटपुट पे हमें कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट. और आउटपुट पे क्या लोड लगा हुआ है, लोड करंट कितना हुआ है 0.75 इक्वल टू 0.75 और भी इनपुट कितना है 10 वोल्ट. ये देखो ये मैंने 10 वोल्ट अप्लाइड टू इनपुट मीन्स 10 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हमें इनपुट करंट पता करना है. ये कट गया तो आई इनपुट कितना आ गया 5/10 इक्वल टू 0.5 एम्पियर. द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62 and 62 question number is from the topic of shift register. So the question is, initial condition of 4-bit serial in and parallel out, मतलब SIPO serial in and parallel out रजिस्टर इज 1010. हमें इनिशियल कंडीशन दिया है कि शिफ्ट रजिस्टर में क्या है, हमारा डेटा 1010 है एंड इट इज़ कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. और ये जो हमारा बिट है D1 बिट और D2 बिट क्या है, हमारा एक्स और गेट से कनेक्ट है. तो बोल रहा है कि 3 क्लॉक साइकिल देने के बाद हमारे आउटपुट पे क्या मिलेगा. 3 क्लॉक साइकिल देने के बाद इसका जो डेटा है इसके अंदर शिफ्ट रजिस्टर के अंदर वो क्या होगा. तो देखिए अभी कितना है, देखिए 1010 है. ठीक, अब क्लॉक साइकिल दी है, मान लीजिए क्लॉक साइकिल है, इसमें क्लॉक साइकिल नहीं दिए हैं अभी, तो ये हमारा कंटेंट है इसके अंदर. अब जब क्लॉक साइकिल देंगे तो उसके बाद कंटेंट क्या हो जाएगा, ये देखो ये 0 है 1 है. एक्सओर गेट में जब इनपुट ऑड होता है 0 और 1 तो आउटपुट में क्या मिलता है 1. तो 0 1 यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर से. तो यहाँ पे 1 आ गया और ये वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा 101. फिर अगेन अगला क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक, तो अभी देखो कौन सेकेंड और थर्ड नंबर बिट पे क्या है 0 और 1 है. तो आउटपुट क्या आएगा एक्सओर का 1. तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला बिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि नाम ही है शिफ्ट रजिस्टर, मतलब बिट को शिफ्ट करेगा एक बिट से. ठीक, 2 क्लॉक साइकिल दे दिए. अब तीसरा क्लॉक साइकिल देने के बाद देखो क्या आएगा, यह क्या है हमारे पास सेकेंड नंबर बिट और थर्ड नंबर बिट क्या है 1 1 है. तो 1 1 का एक्सओर क्या होता है 0. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये बिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 1 1 1. ये देखो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है 0 1 1 0 1 1, मतलब ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर. ओके, ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 63, ये हमारा ईडीसी से क्वेश्चन है. सिंपल फॉर्मूला लग रहा दिख रहा है, हाँ भाई, एन ई इंटू एन पी इक्वल टू NI² वाला फॉर्मूला है.
तो वही क्या लिखा है, सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन टू अचीव इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब assuming that complete ionization takes place. Okay, and that intrinsic carrier concentration is silicon is intrinsic carrier concentration given है, Ni हमको given है कितना 1.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, मतलब ये पूछा है, और Np हमें मालूम है कितना है 1.5 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब. ये फॉर्मूला लगा दो, कंसंट्रेशन ऑफ होल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर. तो होल का कंसंट्रेशन कितना है, इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में नहीं पता, होल का कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻14 है, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितना है 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर कर देंगे. तो यानी कितना आ गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻14, ये कट गया, बचा 1.5 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो अगला क्वेश्चन हमारा है 64. नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम इज इंक्रीज फ्रॉम n to n+2. व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट इन SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो. क्या बोला है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में हमने नंबर ऑफ बिट बढ़ा दिए. कितने बिट से बढ़ाया, 2 बिट का, 2 फैक्टर से हमने बिट को बढ़ाया. तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो में क्या सुधार आएगा. ओके, जैसे हम वो पता हो कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में अगर हम नंबर ऑफ बिट बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा. क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्वांटाइजेशन नॉइज है ये कम जाएगा, और सिग्नल पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो वो जब सिग्नल पावर बढ़ेगा, कितने बढ़ेगा, तो वो कितने किस पे डिपेंडेंट करेगा, क्या ये बिट पे डिपेंडेंट करता है, जो क्वांटाइजेशन बिट है उस पर डिपेंड करता है, या इंडिपेंडेंट होता है, ये चेक करते हैं. तो आपको पता होगा कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन PCM सिस्टम क्या होता है, 1.76 + 6 इंटू नंबर ऑफ बिट्स इन dB, होता है कि नहीं. अब देखो पहले क्या था, नंबर ऑफ बिट्स n था, तो यह है हमारा पहले वाला. ठीक, अब क्या कर दिए, बढ़ा दिए बिट, कितने फैक्टर से बढ़ाए, n+2, मतलब 1.76 + 6 n+2, ठीक, इन dB. अब देखते कि अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट. तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले जो सिग्नल पावर था, अब जो सिग्नल पावर है उसका अंतर पता करेंगे, कितना से इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो अब कितना 1.76 + 6 n+2 माइनस 1.76 + 6 इंटू नंबर ऑफ बिट्स, तो कितना आ गया 1.76 + 6 n+12 माइनस 1.76 प्लस माइनस 6n, ये कट गया मतलब 12 dB का इम्प्रूवमेंट आया. तो ये देखो नंबर ऑफ बिट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है. ये क्या है हमारा 12 डेसिबल, मतलब अगर हम बिट को 2 फैक्टर से बढ़ा दें तो कितना का इम्प्रूवमेंट आएगा, 12 डेसिबल का इम्प्रूवमेंट आएगा. और जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है ये बिट पे डिपेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो बिट पे डिपेंडेंट क्यों करेगा, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट. ऑप्शन डी है इज द राइट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65. तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि दी जे इनपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू लॉजिकल 1. The K input is connected to Q complement of the same flip flop. Assume that the flip flop is initially clear and then 6 pulses are applied. What is the output sequence at Q? Okay. तो क्वेश्चन क्या है कि जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा है, ये हमारा हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप. जे इनपुट के इनपुट एक क्लॉक दे दिए इधर, ठीक, ये हमारा आउटपुट Q n और Q n+ बार. अब क्या बोल रहा है कि जे
है वो लॉजिकल 1 से कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा इस पे हमेशा 1 रहेगा। और के इनपुट क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, एज्यूम दैट फ्लिप फ्लॉप इज इनिशियली क्लियर। इनिशियली क्लियर मतलब Q1 0 है और Q1 क्या है, 1 है। तो एक टेबल बना लेते हैं प्रेजेंट स्टेट का, फिर प्रेजेंट इनपुट, अब फिर क्लॉक साइकिल लेंगे, फिर हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता है। ठीक, तो ये क्या हमारा प्रेजेंट स्टेट, और ये हमारा इनपुट जे और के इनपुट है हमारा। ये क्लॉक साइकिल अभी कुछ नहीं है। ठीक, ये हमारा है नेक्स्ट स्टेट। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हमारा इनिशियल में क्या है, क्लियर, मतलब ये क्या है, 0 है। 0 है कि नहीं प्रेजेंट स्टेट। और क्या बोला है कि जे हमारा वो हमेशा 1 रहेगा, तो जे को हम करते हैं 1। ओके, और क्या बोला के हमारा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, तो क्या रहेगा अभी क्यू हमारा क्या हमारा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट इस पर 0 है तो इस पर क्या होगा, 1 होगा। तो इनपुट में भी क्या आएगा, 1। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट अभी क्या है, 1। अब क्लॉक साइकिल हम दिए पहला क्लॉक साइकिल, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 1 पे क्या होता है, जैसे फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाता है, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है वो टॉगल हो जाएगा, मतलब अभी 0 है प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, ओके, अभी हमारा प्रेजेंट स्टेट क्या है, 1 है, 1 है, और जे के पे तो हमेशा 1 रहेगा। और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे क्या रहेगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट पे 0, और ये किसी कनेक्टेड है के से, तो के पे क्या आ गया, 0 इनपुट। फिर क्लॉक साइकिल दिए, तो अगला स्टेट क्या आएगा, जे अगर 1 है और के 0 है, मतलब सेट कंडीशन है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगर अगेन हम प्रेजेंट स्टेट हमारा क्या है, 1 है, सॉरी 1 है, और जे के हमारा 1 रहेगा, और की क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है। अगर नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो क्या रहेगा आउटपुट, 1। इसी तरह क्या बोल रहा है, कितने क्लॉक पल्स के बाद, 6 क्लॉक पल्स के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा 1 1 आता रहेगा। तो आउटपुट सीक्वेंस क्या आएगा, पहले हमारा 0 था, फिर 1 1 1 1 1, तो देखो 0 1 1 1 किसे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर सही है हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि 2 KB का रैम यूज किए हैं, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 6600 इन हेक्साडेसिमल, द लास्ट एड्रेस ऑफ बाइट इन दिस रैम। क्या है हमारा रैम है, रैम कितने KB का है, 2 KB का है, ये रैम का साइज है। इसका 2 KB का मतलब क्या समझे हम, इसमें कितना एड्रेस बस होगा, मतलब 2 × 2⁻10, मतलब 11 एड्रेस लाइन होगा, मतलब A0 से लेकर A10 तक हमारा एड्रेस लाइन होगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा मेमोरी है रैम का, तो क्या ये हमारा लोकेशन है, और इस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा, तो एड्रेस क्या है, A0 से लेकर A10 तक एड्रेस है, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। ठीक, तो अगर इसको हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है, स्टार्टिंग एड्रेस इस रैम का क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक, 4 4 8 9 10 11, तो ये हो सकता है 0 0 0, तो ये हमारा हो जाता है लोएस्ट एड्रेस, इसका हो सकता है रैम का 0 0 0। और हाईएस्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एड्रेस क्या हो, 1 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 1, तो हो जाएगा F 1 2 4, कितना हो गया, 4 5 6 7, कितना होगा, 7 आ गया, मतलब हाईएस्ट एड्रेस इस रैम का हाईएस्ट एड्रेस कितना हो सकता है, 7 F। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्टिंग एड्रेस ये गिवन है, ठीक, अब पूछा है कि लास्ट एड्रेस क्या होगा, तो 6600 क्या है इसका
स्टार्टिंग एड्रेस, लास्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रैम का लास्ट एड्रेस है वो इसमें जोड़ देंगे, 7FF, ठीक, 0। ओके, कितना आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया, C+7 कितना आ जाएगा, C कितना होता है, ABC, 10 11 12 12 7 19, 19 होता है कि नहीं, 19 को कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, 16 गुना 1 + 3, तो एक बचा हमारा कैरी, एक इधर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 3, ठीक। C में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, D3FF। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या है कि बाय पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसका कॉमन इमीटर करंट गिवन है 100 इन ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन विथ कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर, एज्यूमिंग दैट थर्मल वोल्टेज VT इज 25 मिली वोल्ट, व्हाट इज द इनपुट इम्पीडेंस पूछा है ना। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB। ओके, IC गिवन है, सॉरी कॉमन कलेक्टर गिवन है, बीटा गिवन है 100 बीटा, और ये कलेक्टर करंट गिवन है, तो हम निकालेंगे बेस करंट, क्या जाएगा, IC अपॉन बीटा। IC कितना है हमारा 2 मिली एम्पियर और बीटा कितना है हमारा 100, कितना जाएगा बेस करंट हमारा 20 माइक्रो एम्पियर सोल्व करने पे, ठीक। अब थर्मल वोल्टेज गिवन है, पूछा इनपुट इम्पीडेंस, तो थर्मल वोल्टेज क्या होगा, बेस करंट इनटू इनपुट इम्पीडेंस RB, तो RB क्या जाएगा, VT कितना है हमारा 25 मिली वोल्ट और IB कितना है हमारा 20 माइक्रो एम्पियर, ये कट गया तो कितना आ गया 12.5 और 1.25 आ गया, ठीक, 1.25 किलो ओम आंसर आ गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला है कि फॉर ए गिवन पैसिव लीनियर नेटवर्क द थेवेनिन रेजिस्टर सर्किट, ओके, द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर, सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट सीरीज रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पैरेलल रेजिस्टेंस आर RTH एंड RN, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप बोल रहा है कि एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होता है, दोनों का बराबर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज आवर राइट आंसर। ओके, देखो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थेवेनिन का हो चाहे नॉर्टन का, दोनों में सेम ही आएगा। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, क्या बोला है कि इन सिस्टम मॉडलिंग यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो रूट, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारा जो होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारा पोल होता है। ओके, पोल को सॉल्व करके हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, तो जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन नहीं, जीरो पे नहीं, हम क्या पोल ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल होता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देता है, तो क्या होगा, ऑप्शन B इज आवर राइट आंसर। ओके, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किससे मिलता है, पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन से। ओके, तो ऑप्शन नंबर B इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 70, which of the following statements is false for a second order system with step input। ओके, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो अगर जीटा हमारा डैम्पिंग रेशियो 0 होगा तो सस्टेन ऑक्सीलेशन होगा, मिलेगा सस्टेन ऑक्सीलेशन, सही बात है। जीटा हमारा अगर 0 होगा तो कुछ इस तरह से ऑक्सीलेशन आता है, इस तरह से सस्टेन ऑक्सीलेशन इसी बोलते हैं, ठीक, ये जीटा इक्वल 0 पे आता है। अब बोल रहा है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग देर आर ऑक्सीलेशन विद डाइंग डाउन एम्पलीट्यूड, ऐसा है क्या, एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा क्या, डाइंग एम्पलीट्यूड मतलब इस तरह से कुछ आएगा क्या, ऐसे ऐसे नहीं, तो इस पर क्या आता है ना, इसका एक वेवफॉर्म देखोगे तो कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से रहता है, जीटा इक्वल टू 1 पे क्रिटिकल डैम्पिंग जिसको बोलते हैं, जिस पे हमारा ये गन काम करता है, गन जो है ना बंदूक, इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम यूज होता है। इसका टाइम रेस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है क्रिटिकल डैम्पिंग का। ओके, तो ये तो हमारा गलत लग रहा है, तो यही हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं, ओवर डैम्प सिस्टम देयर इज नो ऑक्सीलेशन, सही है, ऑक्सीलेशन नहीं होता है ओवर डैम्प सिस्टम में, और सेटलिंग टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली रिलेटेड टू डैम्पिंग रेशियो,
ये भी सही है। सेटिंग टाइम क्या था, सेटिंग टाइम 4 टाइम कांस्टेंट 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो क्या है, जीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं डैम्पिंग के, तो ये हमें भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बस इसमें गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन द हाईएस्ट पावर एस इज डिनोमिनेटर व्हेन रिटर्न एज द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज इन। हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इज आवर राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोला है इसमें, नोट एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। अच्छा, क्या बोल रहा है, आई एन पता करने बोल रहा है और आर एन निकालने बोल रहा है। आर एन तो निकाल लेंगे, शॉर्ट कर दो इसको, शॉर्ट कर देंगे तो कितना है 15 गुना 10 प्लस 15 गुना 10 बटे 25। ठीक, ओके, 25 छक्की 150, 25 का 25 75, 25 का 75, 25 छक्की 150 आ गया 6 ओम। और फिर ये 4 ओम हमारा सीरीज में है, तो टोटल कितना आ गया 10 ओम हमारा हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये क्या आ गया हमारा, जो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना आ गया 10 ओम। अब निकालना हमें नॉर्टन करंट, तो क्या करेंगे इसको शॉर्ट कर देंगे, और केसीएल लगा दो, ये 0 हो गया, ये V मान लो, तो Vx माइनस 10 अपॉन 15 प्लस Vx अपॉन 10 प्लस Vx अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो Vs कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे Vs आपको मिल जाएगा 40 अपॉन 25। ओके, 40 बटे 25। अब करंट निकाल देंगे, आई एन क्या निकाल देंगे, तो क्या होगा 40 बटे 25 भागा 4, तो 1/4, तो कितना आ गया 100 आ गया। तो कितना आ गया 25 4 बटे 10 0.4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर देखिए 0.4 एम्पियर किस में 0.4 एम्पियर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक, ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा 73 क्या है, सूची मिलान करें। ठीक, तो रेजिस्टेंस का आपको डायमेंशन बताना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, सॉरी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है V बटे I। V को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिखेंगे W अपॉन Q अपॉन I। ओके, W अपॉन Q को लिख सकते हैं I इंटू T बटे I। W बटे I इंटू T बटे 1 अपॉन I, कितना गया W I स्क्वायर T। ठीक, अब W को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का L, तो कितना आ गया ML स्क्वायर T माइनस 2। तो उसको लिख दो ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन I करंट का स्क्वायर अपॉन T, तो कितना आ गया ML स्क्वायर I माइनस 2 T माइनस 3। देखो किस में मैच कर रहा है, T माइनस 3 कहाँ है, D माइनस 3, मतलब ये रेजिस्टेंस इस यहाँ मैच कर रहा है। ठीक, अब निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस, Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, और Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। ओके, I इंटू टी। अब V का डायमेंशन इसी तरह यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा ML स्क्वायर I पे पावर -1 इंटू टी पावर -3। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा M-1 L -2 A करंट का स्क्वायर इंटू टाइम पे पावर 4। ये देखो टाइम पे पावर 4 कहाँ पे मैच कर रहा है, ये कैपेसिटेंस का D नंबर मैच कर रहा है। तो देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर C इज आवर
राइट आंसर। एक बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 74 नंबर। ओके, इसमें कौन सा ओड है, मतलब अलग क्या है। देखो ये भी हमारा टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला L/R है कि नहीं, ये भी टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला RC। अब देखो L/R और RC गुना कर दो तो LC आ जाता है टाइम स्क्वायर, टाइम कांस्टेंट का स्क्वायर, तो टाइम कांस्टेंट √LC। ये भी हमारा, इसका भी यूनिट सेकेंड है, मतलब इसका भी यूनिट सेकेंड, इसका भी यूनिट सेकेंड, इसका भी यूनिट सेकेंड। तो बस हमारा ये ऑप्शन अलग है, इसका इसका जो यूनिट क्या आ रहा है, सेकेंड इनवर्स। तो ये डी हमारा अलग है, तो डी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट। अरे देखो ना, ये L/R है तो इसका टाइम, ये फॉर्मूला किसका होता है, टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये भी टाइम कांस्टेंट ही है। अब इसको ये कैसे आया, ये जब मल्टीप्लाई किए L/R इंटू R इंटू सी, कट गया कट गया, LC क्या आ गया हमारा, टाइम कांस्टेंट का स्क्वायर। टाइम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, √LC लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट क्या है, सेकेंड है, इसका भी यूनिट सेकेंड है, लेकिन इसका यूनिट क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। तो हमारा ये ऑप्शन अलग है, तो डी इज अवर राइट आंसर। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, बताना ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन का, समेशन ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन इनटू एसोसिएटेड पाथ फैक्टर अपॉन डेल। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है, फॉरवर्ड पाथ गेन अगर देखोगे ग्राफ से तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन है। और एसोसिएटेड डेल्टा क्या है, डेल्टा के क्या होगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइसोलेटेड लूप। इसमें क्या आइसोलेटेड लूप एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो डेल्टा के भी 1 आ गया। आइसोलेटेड लूप मतलब क्या, ये जो फॉरवर्ड पाथ गेन है इसको हटा दो, इसको हटा देने पे देखो एक भी लूप नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो एक भी लूप नहीं है, तो डेल्टा के भी 1 आ गया। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये डेल कैसे निकालते हो, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप देखो एक ही है, ये इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप कितना है, यहाँ पे इसका गेन कितना है, जी है, तो एक ही लूप है इंडिविजुअल, तो 1 माइनस जी आ गया उसका डेल 1 माइनस जी। ओके, यहाँ पे रख दो 1/1 माइनस जी। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये हमारा था एसोसिएटेड पाथ फैक्टर डेल के, क्या होता है हमारा एसोसिएटेड पाथ फैक्टर 1 माइनस, इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइसोलेटेड लूप्स। ओके, आइसोलेटेड लूप्स यहाँ पे एक भी नहीं है। आइसोलेटेड लूप्स कब होता है, जैसे देखो एक ये हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइसोलेटेड लूप मिल रहा है। देखो अगर ऐसा कुछ ग्राफ रहता, अगर हम ये फॉरवर्ड पाथ हटा देते हैं, ये वाला लाइन, ठीक, तो हमें कुछ ऐसा लूप मिलता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से लूप मिलता है। मतलब जो फॉरवर्ड पाथ गेन हटाने पे जो लूप मिल रहा है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड लूप। ओके, यहाँ पे देखो एक भी आइसोलेटेड लूप नहीं है, इसलिए एसोसिएटेड पाथ फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखे हैं। यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, यहाँ पे देखो एक लूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसका गेन क्या है, जी है, तो हम जी लिखे सिंपल। तो इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस जी आ गया, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना रहेगा, 1/1 माइनस जी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 76 जो हमारा मैथ्स टॉपिक से है। ओके, पूछ रहा है क्या, सम ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ दिस सम। तो 0 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 2 का फैक्टोरियल 2 + 3 का फैक्टोरियल 3 दूनी 6 + 4 का फैक्टोरियल 4 × 12 दूनी 24, 24 × 6 30, 2 32, 33 34, तो 34 आ गया। इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, प्रोबेबिलिटी से है ना, तो वह जिसका ऑप्शन डी सही है, लेकिन हमको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। ओके, एक्सपर्टीज इसमें नहीं है हमें, तो आप ये खुद से देख लेना।
ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन 78 नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो क्या पूछा है, सम पूछा है 10, प्रथम 10 पदों का योग बताना है। तो A10 कितना जाएगा, 10वां टर्म हमारा जाएगा A+9D। तो फर्स्ट टर्म हम लोग कितना है 6 + 9 इंटू कॉमन रेशियोज कितना आ गया 15। 15 नमा 75 से 105 कितना आ गया 106, 105, 110 और 111। सॉरी 15 नमा कितना होता है, 15 नमा 35 से, हाँ 135 ना आ जाएगा। तो 135, 141 आ गया हमारा कितना, कौन सा 10वां टर्म। अब बताना हमें सम बताना, तो एसन क्या हो जाएगा n/2 A+L। n आ गया हमारा 10/2, पहला टर्म क्या है 6 प्लस लास्ट टर्म क्या है 141। तो 5 × 147 कितना आ जाएगा 7×5 = 35। ओके, 7×5 = 3, 5 × 20 3, 2 5 2 7, 735। 735 का है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 79, क्या बोला है कि द मीन ऑफ द डेटा कंप्राइजिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20। मतलब 10 वो हमारा डेटा है जिसका मीन है जो वो कितना है 20 के बराबर है। मतलब 10 डेटा है, 1 2 3 4 5 10 को डेटा है, इसका मीन कितना है 20 है। तो सम ऑफ डेटा कितना आ जाएगा 10 × 20 200। ओके, अब क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हुज वैल्यू इज 20 इज डिलीटेड। क्या बोल रहा है, एक जो डेटा है हमारा, एक ऑब्जर्वेशन है, एक एलिमेंट क्या है 20 हम हटा दिए, मतलब 200 में 20 हमारा आप घट जाएगा, ठीक। एंड 2 न्यू ऑब्जर्वेशन विथ वैल्यूज 14 एंड 15 आर एडेड। अब क्या बोल रहा है, 2 हम नया वैल्यू ऐड किए 14 और 15। तो बताइए कि जो अब डेटा है उसका मीन क्या है, उसका जो माध्य है वो क्या होगा। तो ये इसको कल सॉल्व कर लीजिए। 200 माइनस कितना आ गया -6 15 6 प्लस 15 14 में 6 हो गया माइनस हो गया 15 200। अरे इतना काल करना है कितना 14 और 15 10 10 20 29 कितना आ गया 209 आ गया 209, ठीक। ये आ गया सम। हमें मीन पता करना है, तो मीन के लिए कितना, मेरे पास कितना एलिमेंट बचा, पहले 10 था, 1 घटा 9 बचा, फिर 2 आ गया 11 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 119 आ गया, हाँ 19। तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब, ठीक। ये हमारा मीन आ गया जो नया डेटा है हमारा। ये 11 पता कैसे आया, देखो पहले 10 था, 1 हटा दिए बचा 9, फिर 2 को जोड़ दिए तो कितना 11 आ गया। मतलब अब हमारे पास 11 डाटा है, जिसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें माथ मिल जाएगा। तो माथ कितना आएगा 19 आ जाएगा, तो हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ओके, अब बोला क्या है कि 7 कंजुकेटिव इवन नंबर है, इसका औसत क्या है 58 है। अगर देखो 2 4 6 8, ठीक, और 10, ये कितना हमारा 5 है। तो इसका औसत अगर देखा हुए तो ये हमारा 6 औसत आता है, 2 4 6 8 10 का, ठीक। तो अब बोल रहा है कि हमारा 7 संख्या है जो लगातार इवन नंबर है, तो इसका औसत कितना है 58 है। मतलब 58 है और इसके आगे 3 अंक होगा और इसके पीछे 3 अंक होगा, ठीक, पहला दूसरा तीसरा। तो अगला अंक यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 62 और 64, इधर आ जाएगा 56 54 और इधर 52, ठीक। ये हमारा संख्या है जिसका एवरेज क्या है 58 होगा। अब पूछेगा देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है 64 और लोएस्ट क्या है 52। तो 64 भागा 52 कितना आएगा 2 12। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है जो इसरो का प्रीवियस जो क्वेश्चन था इस साल पूछा गया था।
तो हमने सारा क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिया, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, वो आप खुद से देख लेना, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं भी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो कोशिश किया मैंने, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ कोशिश करूँगा समझाने का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए आपके। ओके, और अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसरो का अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर कहें तो इस वाले ईयर का था। ओके, बहुत ही कंसेप्ट आपको समझने को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर में। तो ठीक है गाइस, एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच, आपने प्यार दिया इतना इस वीडियो को। चलिए अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बखैर।